दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो पिछले 8 सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात वह किसी से बातें किया करती थी। एक दिन रात को उसके मोबाइल पर फोन आता है और उधर से जो शख्स था वह कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो तुम। दोस्तों, इस बात पर वह औरत जवाब देती है कि कम से कम यार तुम तो मुझे विधवा मत कहो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हें पता है, सारी हकीकत तुम्हें मालूम है, उसके बाद भी तुम मुझे इस तरीके से कह रहे हो। दोस्तों, वह औरत वीडियो कॉल पर ही उस व्यक्ति के सामने अपने कपड़े बदलने लगती है, लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह सजती संवरती है और फिर वीडियो कॉल पर शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बात से दोनों अनजान थे कि कोई तीसरा भी इनकी बातों को सुन रहा था, इनकी करतूत को, इनकी यह अनहोनी देख रहा था। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा, जो अयोध्या से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि देखा जाए तो अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। गोंडा जिला के देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसिया चैन गाँव की यह कहानी है। दोस्तों, जो महिला होती है उसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया की शादी बेसिया चैन गांव के निवासी रामकरण से होती है और उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके 3 भाई, उसके पिताजी, पूरा भरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन रामकरण और गुड़िया देवी पति पत्नी के रूप में मौज करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पारिवारिक झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है। और एक दिन जो गुड़िया थी वह रोते बिलखते तड़पते हुए थाने में पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हैं, बोलते हैं शांति पूर्वक से जो कुछ भी हुआ है उसको बताओ। तो बोलती है, साहब मेरे जो परिवार में मेरे 3 देवर हैं, श्याम, अर्जुन, आज्ञाराम, और उनके अलावा जो मेरे ससुर हैं, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। पूरी जायदाद जो है वह अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन लोगों ने उसे मार डाला। उसके बाद लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से वह तड़प रही थी, बिलख रही थी, विलाप कर रही थी, थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल जाते हैं और वह तुरंत एक्शन लेते हैं और जा करके बेसिया चैन गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कहीं भागने से पहले। गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब पूछते हैं कि यह तो बताओ, तुमने रामकरण की लाश के कहाँ छुपा रखा है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि साहब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम अपने ही परिवार के अपने भाई की हत्या क्यों करेंगे। जिसने आपके सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो गुड़िया है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसने कुछ करवाया हो। हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया है। अब दोस्तों, थानेदार साहब देखते हैं उसकी तरफ, तो उसकी मासूमियत के चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि महिला भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है वह शुरू से अंत तक इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है और हत्या के आरोप पर इन पर FIR दर्ज कर देती है। अब दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो है वह लाश को ढूंढने में लग जाती है। अब इधर जो गुड़िया देवी होती है दोस्तों, वह तो विधवा हो चुकी थी और तो और एक ही परिवार के 5-5 सदस्यों का, 5-5 पुरुषों का ये हाल हो जाता है। एक की हत्या हो जाती है और 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, पूरा गांव सदमे में आ जाता है। दोस्तों, जो उनके रिश्तेदार थे, जो गांव की महिलाएं थी, वो जेल में मुलाकात करने के दौरान जब जाती थी तो चारों यही पूछते थे कि बताओ लाश मिली कि नहीं मिली उसकी। तो ये लोग जो जेल में मिलने जाते थे उन चारों से पूछते हैं कि तुम लोग बताओ, तुमने मार के कहाँ उसको फेंक दिया है, कहाँ छुपा दिया है। दोस्तों, वो लोग बोलते थे, पागल हो, अगर हमने मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बता देते, लेकिन तुम लोगों को सच्चाई पता है। अगर लाश मिल जाती तो पुलिस को भी सच्चाई की पता चल जाती और हम कम से कम हम लोगों को राहत मिल जाती। अब दोस्तों, इस दौरान जो गुड़िया देवी थी वह किसी से दिन रात बातें किया करती थी और चूंकि जो बात करती थी वह आधी रात के बाद ही करती थी, जब सारे लोग सो जाते थे। तो रात के सन्नाटे में कुछ आवाज जो है वह उनके भी घर में जाया करती थी कि रात में सबका घर सन्नाटा हुआ रहता है, एक दूसरे से तो इनके घर में भी बातें सुनाई दिया करती थी। दोस्तों, एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान
जो लड़के थे वो पूछते हैं घर की महिलाओं से कि ये बताओ कि जो गुड़िया देवी है जो वह है उसका क्या हाल है। तो महिलाएं कहती हैं कि तुम उसको बहू कह रहे हो, इतनी निर्लज्ज औरत है। रामकरण के मरने के बाद वह तभी से न जाने किसी से दिन रात बातें करती रहती है और उसको तो अब ऐस सूझ रही है, उसको कोई शर्म हया ही नहीं है। वह पता नहीं किससे वीडियो कॉलिंग पे बातें करती रहती है और रात को हमें उन दोनों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के रोड़े जो थे वह हट गए हैं, अब हमको कोई नहीं परेशान करेगा। दोस्तों इस तरीके से वह अपने मोबाइल पर बात करती है और जो औरतें होती हैं जेल में जाके वो चारों लोगों से बताती हैं। दोस्तों यह बात जब सुनते हैं बोलते हैं जरा तुम लोग पता करो, तुम लोग औरतें हो, ताका झाकी किया करो, किससे बात करती हैं, क्या बातें करती है। दोस्तों उसके बाद से लोग मुखबिर कर देते हैं। एक दिन खिड़की से कोई औरत उसको झांक रही थी तो देख रही थी रात के जैसे ही 12 से 1 बजते हैं उसके फोन पर वीडियो कॉल आता है और जिसमें वह बातें कर रही थी। बात करते करते वह अपने सफेद कपड़े उतार देती थी और कपड़े को उतार कर लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, ऐसे सजती संवरती है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सज रही हो। उसके बाद दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू होता है तो सुबह तक चलता है। अब दोस्तों वह देख रही थी कि यह कैसे कैसे कर रही है, लेकिन फोन में अगला कौन है यह कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद से फिर ये लोग देखती हैं तो ऐसे कई दिनों तक जब बातें चलती रही उन लोगों की, तब वो लोग जाते हैं एक बार फिर से थाने पर सारी महिलाएं और कहती हैं कि साहब जिसका पति मरा है वो तो ऐश कर रही है, वो किसी से मजे लूट रही है, रात को किसी से फोन पर बातें भी कर रही है और दिन में सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक भी कर रही है और हमारे परिवार वालों को उसने ही मारा है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हमारे परिवार वालों ने उसको मारा भी नहीं है, लेकिन वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। आप फिर से जांच करो, कुछ तो कार्रवाई करो। दोस्तों उसके बाद थानेदार साहब गुड़िया देवी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यह बताओ गुड़िया देवी तुम किससे बातें करती हो रात को। तो कहती है कि साहब आप भारतीय नारी का अपमान कर रहे हो और चूंकि मैं एक विधवा हूं और मेरे ऊपर इस तरीके से लांछन लगा रहे हो तो आप न सिर्फ मेरा अपमान कर रहे हो बल्कि आप पाप भी कर रहे हो। दोस्तों और थानेदार साहब शॉक्ड रह जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है इस बात का। फिर वो वहाँ के जो एसपी होते हैं गोंडा के जो विनीत जायसवाल, उनसे बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक औरत है, लाश मिली नहीं है, उसके पति की हत्या हो चुकी है, उसके घर वाले 4 लोग जेल में बंद हैं, तो इस तरीके से औरत किसी से बातें करती है, क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि उसमें फोन की ट्रैकिंग शुरू करो, ट्रेसिंग शुरू करो और उसके बाद उसके नंबर को CDR पर डाल दो, पता चले कि किस किस से बातें करती है, क्या करती है, कब कब करती है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद पता चला कि वो जिससे बातें करती है वह कोई गुजराती व्यक्ति है। पुलिस की एक टीम गठित की गई, जो पुलिस अधीक्षक थे विनीत जायसवाल जी ने पुलिस की टीम गठित करी। उसके बाद उसको गुजरात के लिए रवाना कर दिया। अब दोस्तों फोन की ट्रेसिंग करते करते वह गुजरात के जिला कक्ष पहुंच गए, जहां पर वह व्यक्ति जो है वह काम कर रहा था। पुलिस जाके उसको दबोच लेती है, पकड़ लेती है और उसका चेहरा देखती है दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रामकरण के हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे थे, यह वही रामकरण होता है, गुड़िया का पति होता है। वह लोग उसको हिरासत में ले लेते हैं, गोंडा लेकर आते हैं, बेसिया चैन गांव में लेकर आते हैं। उसके गांव में सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार ये तो जिंदा है और इसके ही 3 भाई और इसके पिताजी पिछले न जाने कितने साल से जेल में सड़ रहे हैं। इसकी जो पत्नी है विधवा का भेष बनाकर घूम रही है, इसने अपने पति को भी इसका मतलब धोखा दिया है। लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि आखिर में माजरा क्या था। दोस्तों जब पुलिस गुड़िया देवी और रामकरण से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, परिवार को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इन दोनों ने चाल चली है। इन दोनों ने मिलकर अपने परिवार के खिलाफ चाल चली है, साजिश रची है। इस वजह से इन दोनों ने ऐसा कारनामा किया था। दोस्तों दोनों पति पत्नी प्लान बनाने के वक्त ये दोनों भूल गए थे कि रामकरण कभी गांव आएगा तो कैसे आएगा और गुड़िया देवी का क्या होगा। दोस्तों अब क्योंकि गुड़िया देवी को भी शक था कि कहीं गुजरात में शादी ना कर ले, किसी के बहकावे में ना आ जाए, तो इसलिए रोज जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए, उसको जो है यह दिखाने के लिए, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, रोज यही नाटक करती थी और रात को फोन पर साड़ी बदलती थी, सुहागन बनती थी और उसको जो है इस तरीके से उससे बातें करती थी। तो दोस्तों दुनिया में ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं। इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। चारों लोगों को राहत मिलती है, बेचारे 3 साल बाद अपने घर वापस आते हैं।
तो ऐसे ऐसे शातिर लोग हर जगह पड़े हुए हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।